हेलो बच्चों, 12th बोर्ड एग्जाम्स के रिवीजन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। और आज हम वेक्टर चैप्टर का रिवीजन करेंगे बच्चों। वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को पूरे एंड तक देखा तो आपको दूसरी कोई वीडियो वेक्टर्स रिवीजन के लिए नहीं देखनी पड़ेगी। ये हमारी पूरी गारंटी है बच्चों, पूरी गारंटी है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखो। और जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं बच्चों, बार बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है और उम्मीद है कि इसी तरह का क्वेश्चंस इस साल भी आएंगे बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर दिस एंड बी वेक्टर इज दिस, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आते हैं बच्चों। तो बेसिकली हमें यहाँ पे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना होता है। तो इसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो बच्चों। हमारा जो फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर देख लो यहाँ पे कोई एक वेक्टर है ए और ये हमारा वेक्टर है बी। सपोज करो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो अगर हमें इस ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर बी पे निकालना होता है तो प्रोजेक्शन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी अगर हमारा ये बी वेक्टर है तो ओ एम जो होता है हमारा प्रोजेक्शन होता है। तो ओ एम को आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये हमारा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। और इसके लिए जो हमें फॉर्मूला यूज करना है, यानी ये ओ एम जो हो जाता है वो कैसे निकालना है, ए वेक्टर का डॉट लेना है बच्चों, जिस वेक्टर के अलोंग है, इस वेक्टर के अलोंग है तो इसका यूनिट वेक्टर लेना है। यानी यहां पे आप बी कैप यूज करोगे। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका जो फॉर्मूला बन के आया वो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर होता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अगर जो भी कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो रहा है मैं थोड़ा सा साइड में उसको ब्रीफ में आपको समझा दूंगा, ताकि आपको एकदम से चीजें एकदम क्लियर हो जाए और याद भी आ जाए। तो चलो बच्चों हम इस क्वेश्चन पे लगाते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। तो देखो ए वेक्टर हमारा ये दिया है, बी वेक्टर हमारा ये दिया है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू, पहले हमें क्या करना है, डॉट लेना है। तो बच्चों हमें यहां पे 2i माइनस जे प्लस के और यहां पे i माइनस जे प्लस 2k का हमें डॉट लेना है। और यहां पे जो वेक्टर b है उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहां पे i माइनस 2, अगर इसका b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो बच्चों तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो आप देखो 1 प्लस 1 प्लस 4, यानी हमारा आ जाएगा रूट 6। तो बच्चों यहाँ पे रूट 6 से डिवाइड करना है। और जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो बेसिकली i को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर 2 इंटू 1 बेसिकली कितना होता है 2, और माइनस वन ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 1 और 2 प्लस 2 हो जाता है बच्चों। और यहाँ पे रूट 6 आ रहा है। तो फाइनली देखोगे तो हमारे पास 5 अपॉन रूट 6 ये हमारा आंसर है बच्चों। बेसिकली हमें जब डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। क्योंकि आपको ये याद रखना है बच्चों कि i डॉट i हमेशा 1 होता है, j डॉट j हमेशा कितना 1 होता है, और k डॉट k भी हमेशा कितना होता है 1 होता है। इसी चीज का हमने यहाँ पे यूज किया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एंगल बिटवीन a एंड b इज थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाई 2 इफ a एंड b आर यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब है कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बस इसका इंफॉर्मेशन यही है बच्चों। अब देखो यहां पे दिया हुआ है कि एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b। ये a वेक्टर ये b वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना दिया है, थीटा। और हमसे क्या पूछ रहा है, tan थीटा बाई 2 का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, tan थीटा बाई 2 का वैल्यू। तो बच्चों देखो यहां पे एक चीज समझने की बात है, अगर हम यहां पे a डॉट b इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा लिखते हैं, तो ये तो नो डाउट ये वैल्यू 1 1 हो जाएगा, तो ये cos थीटा हो जाएगा a डॉट b। लेकिन यहां पे देखो हमें a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट नहीं पता, a वेक्टर और b वेक्टर का हमें डॉट नहीं पता, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हमें यहां पे करना क्या है, हमें ये कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं लगाना है। हमें करना क्या होगा बच्चों, देखो यहां पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, तो ये होता है a वेक्टर का स्क्वायर b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड cos थीटा। और सेकेंड में होता है a माइनस b वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू रूट ओवर में a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a वेक्टर b वेक्टर का मॉड cos थीटा।
अब देखो बच्चों यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू निकल के आता है, यानी इसका जो वैल्यू निकल के आता है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट ओवर में आ जाएगा आपका देखो 1 प्लस 1, तो ये बेसिकली 2 1 प्लस कितना हो जाएगा cos थीटा, और यहां पे देखो ये सब वैल्यू निकलेगा a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये हमारा आता है ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो बच्चों अगर हमें tan थीटा बाई 2 चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, यहां पे लिख सकते हैं, अगर हम यहां पे a माइनस बी वेक्टर अपॉन a प्लस बी वेक्टर का मॉड, इनका अगर मैं ये ले लूं तो ये कितना आ जाएगा, रूट ओवर में देखो यहाँ पे 2 1 माइनस कितना होगा cos थीटा, और ये हो जाएगा 2 1 प्लस कितना होगा cos थीटा। तो बच्चों ये 2 2 कैंसिल होता है, और ये जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हमारा आता है tan थीटा बाई 2। तो देखो यहां से आपको tan थीटा बाई 2 क्या मिला, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा बच्चों ये आ जाएगा आपका tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड होल अपॉन a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। बच्चों यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है बच्चों, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन था बच्चों, आप इस पे ध्यान देना जरूर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और हमारे गिवन जो दिया हुआ है बच्चे वो a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर दिया है। तो जरा ध्यान देना कि a प्लस बी प्लस सी 0 वेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ऐसा कुछ ट्रायंगल बना होगा, यानी ये वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा, ये सी वेक्टर होगा, तो ये हमारा जो वेक्टर होगा a बी और ये सी वेक्टर होगा बच्चों। तो ऐसे वेक्टर ही हमारे क्या बनाते हैं, जिसका रिजल्टेंट 0 होता है, तो वो वेक्टर 100% जो होता है बच्चों इस तरह का होता है, यानी पहले वाले के जो हेड टेल है वो लास्ट वाले का हेड पहले वाले के टेल पे जब भी होगा तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो 0 बनेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना बच्चों। तो देखो जब आप यहां पे ये लिखा हुआ है कि ये 0 वेक्टर लिखा है, ये 0 नहीं हो सकता बच्चों, ये 0 वेक्टर लिखा हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो कभी भी वेक्टर का सम कभी भी क्या हो सकता है, वेक्टर ही होगा, स्केलर नहीं हो सकता, इसीलिए यहां पे 0 नहीं होगा, 0 वेक्टर होगा बच्चों, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का अगर स्क्वायर लिखा जाए तो स्क्वायर का मतलब क्या था बच्चों, देखो अगर कोई भी वेक्टर का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है a डॉट a, यानी उस वेक्टर का डॉट इटसेल्फ लोगे तो वो a स्क्वायर होता है, और a स्क्वायर को ही आप क्या बोलोगे, a वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, यानी ये दोनों ही चीज सेम है बच्चों, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो जब मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर रहा हूं और यहाँ पे 0 का स्क्वायर कर रहा हूं, इसका मतलब है कि 0.00 होता है, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो रहा है, यानी ये हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं बच्चों कि a प्लस बी प्लस सी का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब आप इसको स्क्वायर ब्रेक करोगे तो ये हमारा हो जाएगा a वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, c वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस, अब ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो बच्चों, यहाँ पे a डॉट बी होता है b डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया है, a वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, a डॉट बी वेक्टर प्लस b डॉट सी वेक्टर प्लस c डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर का सम कर दो, तो बेसिकली यहाँ पे 9 प्लस 25 प्लस 49 होल अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और एक माइनस साइन भी आपको लगाना पड़ेगा बच्चों। तो ये आपका फाइनल आंसर है, तो आप फाइनल आंसर निकालोगे तो कितना आता है आप देख लो एक बार, ये 50 हो गया और ये 50 75 50 हो गया और 75 हो गया, 75 प्लस 8 75 प्लस 8 कितना होता है बच्चों 83। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा -83/2, ये आपका फाइनल आंसर होता है। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें निकालना है बच्चों कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों इसी रिलेशन का यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। अगर बच्चे आपको a और b के बीच का एंगल चाहिए तो आपको क्या करना होगा, a और b को एक साइड रखना होगा और बाकी वेक्टर्स को अलग लेना पड़ेगा दूसरी तरफ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका मॉड लेना है, तो a प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू सी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली अगर यहाँ पे माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मॉड में प्लस हो जाता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं स्क्वायरिंग जैसे ही होगा a प्लस बी का मॉड का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a वेक्टर का मॉड का स्क्वायर
बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी कॉस थीटा, यहां पे हो जाता है ये कॉस थीटा इज इक्वल टू सी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह के फॉर्मूला आप याद रख लेना हमेशा। यहाँ पे जब वैल्यू डालोगे तो वैल्यू कितना आएगा, ए वेक्टर का हो जाएगा 9 प्लस बी वेक्टर का। अच्छा यहाँ पे भी आप लिख सकते हो इसको ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, और ए डॉट बी है तो आप इसको ए वेक्टर बी वेक्टर ट्वाइस है कॉस थीटा दिया हुआ है इज इक्वल टू सी वेक्टर का स्क्वायर। तो आप सबका वैल्यू डाल दो तो ये हमारे कितने हो जाते हैं, देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9 और ये हमारा हो जाएगा 25 और ये 2 इंटू 5 से जब 15 यानी हमारा ये 30 होता है, और ये cos थीटा इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 49। के बाद आप यहाँ से cos थीटा निकालते हो बच्चों, तो cos थीटा का जो वैल्यू आएगा 49 प्लस 34 यानी ये हमारा 15/30। तो यहाँ से आपका cos थीटा का जो वैल्यू मिल गया वो हाफ मिल जाता है। और cos थीटा हाफ का होता है बच्चों, तो cos थीटा हाफ होता है जब थीटा की वैल्यू क्या होगा पाई/3 यानी 60 डिग्री हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर दिया है बी वेक्टर दिया है, हमें फाइंड करना है सी वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी दिया हुआ है एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो देखो बच्चों हमें यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सी वेक्टर को एज्यूम करना है। सी वेक्टर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस एक्स आई वाई जे प्लस कितना होगा जेड के। हमने सी वेक्टर को ले लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब देखो ए क्रॉस सी निकालना है, तो हमारे पास ए क्रॉस सी जब आप निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा आई जे के, फिर यहाँ पे 1 1 1 होगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई और जेड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, जेड माइनस वाई आई एंड माइनस हो जाता है बच्चों यहाँ पे जेड माइनस एक्स जे। तो जेड माइनस एक्स कितना हो जाएगा जे प्लस के साथ क्या होगा एक्स वाई वाई माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स के। तो आप देखो बेसिकली ये जो वेक्टर है ये वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ पे हम बी वेक्टर के साथ इसको इक्वेट करेंगे। तो हमारा बी वेक्टर कितना बच्चों, बी वेक्टर हमारे पास है जे माइनस के, बी वेक्टर इक्वल टू जे माइनस के, और ये इक्वल है इसके। तो जेड माइनस कितना हो जाएगा वाई आई जेड माइनस एक्स जे एंड वाई माइनस एक्स कितना होता है के। जब आप इसको इससे इक्वेट करोगे तो आपके पास बच्चों इक्वेशन आएगा जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन मिला, और यहाँ पे x माइनस जेड इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन होगा हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हमें -1 है, यहाँ पे y माइनस एक्स है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो आपके पास 3 इक्वेशन है बच्चों, और यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा। यहाँ से आपको इक्वेशन क्या निकलेगा, तो देखो अब यहाँ पे a वेक्टर आपका दिया है i प्लस जे प्लस के, और c वेक्टर आपका ये लिया है। तो हम जब a डॉट c करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट, और ये हमारा इक्वेशन थर्ड सेकंड फोर्थ हो गया। तो देखो जो अगर z इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है और यहाँ पे z इज इक्वल टू वाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे z की वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया फोर्थ। अब देखो फोर्थ इक्वेशन को जब हम यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दिया, तो इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दिया है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस करते हैं बच्चों, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो प्लस 3y यानी 3y इज इक्वल टू कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो y का वैल्यू आ जाएगा 2/3 आ रहा है। तो y का वैल्यू 2/3 हो रहा है। तो देखो बच्चों x z और y तो इक्वल है, तो y हमारा 2/3 है, तो z भी हमारा क्या होगा 2/3 होगा। तो यहां से हम अगर x निकालना चाहे तो x माइनस जेड इज इक्वल टू कितना दिया है 1 दिया है, तो हम x की वैल्यू जो निकालेंगे 1 प्लस कितना हो जाएगा 2/3, यानी ये हमारा हो जाएगा 5/3। तो देखो बच्चों हमें x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, z का वैल्यू मिल गया। तो हम अब क्या करेंगे, c वेक्टर को, c वेक्टर हमारा ये है, तो c वेक्टर का जो आंसर होगा वो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 5/3x 5/3i 2/3j एंड 2/3k। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा बच्चों, आप इसको नोट कर लो। तो बच्चों चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस c, और यहां पे बच्चों दिया है a कैन नॉट इक्वल टू 0। तो हमें प्रूव करना है कि b वेक्टर जो है वो c वेक्टर के इक्वल है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारा जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करना है। तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया, तो हम यहां पे लिखेंगे a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c दिया हुआ है।
तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अगर हम ए कॉमन ले ले बच्चों, तो यहाँ पे ए डॉट बी माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। अब बच्चों देखो, अगर कभी भी ए डॉट बी अगर 0 होता है तो दो सिचुएशन होता है, आपको याद रखना है कि अगर ए डॉट बी अगर 0 हुआ तो यहां से दो सिचुएशन क्रिएट होगा। एक तो होगा कि आइदर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो सकता है, नल वेक्टर हो सकता है पहला सिचुएशन में। दूसरा सिचुएशन में क्या होगा कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर का क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशन क्रिएट होते हैं, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। देखो बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि ए वेक्टर 0 नहीं है, तो यहाँ पे जब 0 हो रहा है तो ये बोल रहा है ए वेक्टर 0 नहीं है, तो ये 0 होने का रीजन क्या है, तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकता है। क्या हो सकता है कि या तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर 0 हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि ए वेक्टर जो है वो बी माइनस सी वेक्टर का क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। तो या तो ए बी माइनस सी वेक्टर क्या हो सकता है, 0 वेक्टर हो सकता है, या नहीं तो ए वेक्टर बी माइनस सी के परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है हमारा ए क्रॉस बी। नाउ सेकंड स्टेटमेंट है ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस सी वेक्टर। तो यहां पे भी हम अगर वेक्टर ए वेक्टर अगर हम कॉमन निकालते बच्चों, तो यहां से ए क्रॉस बी माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो यहां पे बच्चों अगर कोई ए क्रॉस बी 0 होता है तो आपको यहां पे भी याद रखना है कि अगर ए क्रॉस बी अगर 0 हो तो यहां पे क्या क्या हो सकता है, यहां पे हो सकता है कि या तो ए वेक्टर 0 होगा, या नहीं तो बी वेक्टर 0 हो सकता है, या नहीं तो ए एंड बी वेक्टर क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है बच्चों। यहां पे परपेंडिकुलर होता है, इस वाले में परपेंडिकुलर होगा, और यहां पे क्या होगा, पैरेलल हो सकता है। तो देखो यहां पे दो सिचुएशन आ गए। यहां पे भी क्या हो सकता है, यहां पे ए वेक्टर तो 0 नहीं है, यहां पे ए वेक्टर तो 0 नहीं है, क्लियर लिखा हुआ है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बी माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, और आपको लिखना है सिंस में तो लिख सकते हो ए वेक्टर कैन नॉट इक्वल टू 0। यहां पे ये लिख सकते हो, ये गिवन है, सिंस में आप लिख सकते हो कि ये 0 नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट में देखो यहाँ पे अगर ये 0 होगा तो या तो ये हो सकता है, सेकंड में क्या हो सकता है, यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो पैरेलल हो सकता है बी माइनस सी वेक्टर का, ये हमारा पैरेलल हो सकता है। तो बच्चों अगर आप इनको और इनको स्टेटमेंट को अगर मिलाओगे तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर बी माइनस सी का परपेंडिकुलर है, और यहां पे क्या बोल रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर का बी माइनस सी वेक्टर के पैरेलल है। तो ये सीधे सीधी क्या होता है बच्चों, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया बच्चों, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका कॉमन स्टेटमेंट क्या है। कॉमन स्टेटमेंट क्या है बच्चों, यहां पे देखो बी माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज हम यहां पे लिखेंगे, ये हमारा मान लो सेकंड स्टेटमेंट था, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि b माइनस सी वेक्टर क्या है, 0, देयरफॉर b वेक्टर विल बी c वेक्टर, b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर। ओके, ये हमारा इक्वल हो जाएगा बच्चों। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों a b और c वेक्टर हमारा दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है वेक्टर r विच सैटिस्फाई द रिलेशन दिस। देखो बच्चों यहां पे जो गिवन रिलेशन दिया हुआ है आप उसका पहले यूज करोगे। तो हमारे पास यहां पे दिया है आर वेक्टर, तो आर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां से आपको क्या करना है, बी वेक्टर अगर आप कॉमन निकालते हो बी वेक्टर, तो ये देखो कितना हो जाएगा, आर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ये स्टेटमेंट क्या बताता है बच्चों, ये स्टेटमेंट से हम दो चीज निकाल सकते हैं। पहला तो ये निकाल सकते हैं कि आर ये और ये दोनों 0 है, और सेकंड ये निकाल सकते हैं बच्चों की देखो बी वेक्टर, तो यहां पे देखो बी वेक्टर तो नल वेक्टर है ही नहीं, तो यहां से हम ये स्टेटमेंट मान लेते हैं कि यहां से क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है कि r माइनस सी वेक्टर जो है वो पैरेलल हो सकता है बी वेक्टर का। तो यहां से देखो r माइनस सी वेक्टर पैरेलल हो सकता है बी वेक्टर का। हम एक थोड़ा सा एक चीज समझते हैं बच्चों कि हमारे पास अगर मान लो ये a वेक्टर है और b वेक्टर है, और जब भी हम a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करते हैं बच्चों, तो एक तीसरा वेक्टर जो होता है हमारा, ये मान लेते हैं ये n वेक्टर है। तो ये n वेक्टर हमेशा क्या होता है, यानी n वेक्टर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, a वेक्टर पे, यानी n वेक्टर जो होता है वो a परपेंडिकुलर टू a वेक्टर होता है, एंड n वेक्टर जो होता है b पे भी परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। यानी ये हमारे पास n जो वेक्टर है, ये n ये a पे भी परपेंडिकुलर होगा और b पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम इसी वेक्टर के पैरेलल जो एक वेक्टर निकालना है, तो उस वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, तो उस वेक्टर को यानी n वेक्टर के पैरेलल जो एक वेक्टर है, मान लेते हैं हमारा कुछ c वेक्टर है, तो c वेक्टर को आप क्या लिखोगे, लैम्डा टाइम्स a क्रॉस b वेक्टर, लैम्डा टाइम्स a क्रॉस b, क्योंकि जब भी कोई दो वेक्टर पैरेलल होता है तो हम उसको लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स। देखो हमारे पास यहां पे दिया है दिस एंड दिस वेक्टर पैरेलल है, तो हम यहां पे r माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा हो जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर।
तो ये हमारा एक स्टेटमेंट निकल के आ गया, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। और सेकंड में देखो यहाँ पे r डॉट a इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो बच्चों देखो यहाँ पे c वेक्टर और a b वेक्टर दोनों वेक्टर दिया हुआ है। तो चलो r वेक्टर निकालते हैं। r वेक्टर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मैं दिया 4i माइनस कितना 3j प्लस 7k एंड प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर हमारे पास है i प्लस j और प्लस k। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो हमारा मिलेगा 4 प्लस लेमडा, यानी 4 प्लस लेमडा i मिला एंड माइनस 3, तो लेमडा माइनस 3j मिलेगा। और यहाँ पे 7 प्लस लेमडा k मिल रहा है बच्चों। अब देखो यहां से एक रिलेशन मिला, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से भी एच मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहां से? तो देखो r डॉट ए करो, तो r डॉट ए करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, r वेक्टर हमारे पास दिया है तो ये हमारा r वेक्टर है। और जब हम r डॉट ए करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, a हमारे पास दिया है, देखो जो a डॉट दिस, तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा कि r डॉट ए अगर आप निकालते हो तो बेसिकली इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास हो जाएगा r डॉट ए इक्वल टू लेमडा प्लस 4 इंटू 2 प्लस लेमडा माइनस 3 इंटू 0 प्लस लेमडा माइनस 3 इंटू 0 प्लस, और यहाँ पे 7 प्लस लेमडा इंटू 1, तो 7 प्लस लेमडा इंटू 1। तो बच्चों देखो यहाँ पे r डॉट ए का वैल्यू कितना दिया, 0। r डॉट ए का वैल्यू कितना दिया, 0। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हमें लेमडा मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, और 2 लेमडा प्लस कितना 8, और यहां पे आ जाएगा प्लस 7 एंड प्लस लेमडा, सो 3 लेमडा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से लेमडा का वैल्यू जो मिला वो -5 मिल रहा है, लेमडा का वैल्यू -5 मिल रहा है बच्चों। तो जैसे ही लेमडा मिला तो आपका आर वेक्टर क्या होगा, सिंस लेमडा का वैल्यू हमारे पास -5 मिल रहा है तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर आर वेक्टर विल बी -i, और ये हमारा -5 है तो -8j एंड यहाँ पे -5 है तो +2k। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। और बच्चों लास्ट में हम कुछ एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वाले सम्स देखेंगे, तो चलो अब देखते हैं उसको। देखो यहां पे हमें ये याद रखना है कि a क्रॉस b जो होता है इसका इंटरप्रिटेशन होता है, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are a vector and b vector। बेसिकली अगर आप a वेक्टर और b वेक्टर से अगर एक पैरेललोग्राम बनाते हैं बच्चों तो इसका जो एरिया होता है, ये इसका जो एरिया होता है, अगर आप इनका एरिया निकालोगे तो ये एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो इसका जो एरिया होता है वो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जो निकालोगे तो यही इसका एरिया होता है बच्चों। तो कभी कभी डायरेक्टली आपको क्या देगा कि a और b दो वेक्टर दिए रहेंगे और वो वेक्टर बोलेगा कि ये पैरेललोग्राम का क्या साइड्स है, तो हमें पैरेललोग्राम का क्या निकालो, एरिया निकालो, ठीक है। आप यहां से यूज करोगे तो निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी ये साइड्स की जगह पे साइड्स ना दे करके आपको डायगोनल देते हैं बच्चों। तो देखो अगर आपके पास मान लो कि साइड्स ना देके, मान लो ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारा क्या पैरेललोग्राम है, अभी हमारे पास साइड्स नहीं है, हमारे पास क्या दिया, डायगोनल दिया है। तो मान लो बच्चों अगर ये हमारा D1 डायगोनल है, ये हमारा D1 डायगोनल है और ये हमारा क्या है, D2 डायगोनल है, ये हमारा D2 डायगोनल है, और हमें साइड्स नहीं पता, तो उस केस में हमें क्या करना है, ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें हमें साइड्स दिया हुआ है। सेकेंड केस में हमें डायगोनल दिया रहेगा, तक हमारे पास D1 वेक्टर दिया है, D2 वेक्टर भी दिया है। तो इस केस में जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 D1 क्रॉस D2 वेक्टर का अगर हाफ लेते हो तो हमारा जो एरिया मिलेगा वो इस पैरेललोग्राम का मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आपको डायगोनल दिया हो तो आप क्या करना, हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2 लेना। और थर्ड केस में बच्चों, यहाँ पे थर्ड केस है कि कभी कभी हमें ट्रायंगल का एरिया पूछता है। मान लेते हैं बच्चों कि हमें 3 वेक्टर दिए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट ए दिया है, दूसरा पॉइंट बी दिया है, तीसरा पॉइंट सी दिया है। 3 पॉइंट्स दिए हैं तो हमें यहां से 2 वेक्टर मिलेंगे बच्चों। तो हमें यहां पे 3 पॉइंट्स दिए हैं तो यहां से हम ए बी वेक्टर निकाल लेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे और ए सी वेक्टर भी निकाल लेंगे। तो अगर हम ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं बच्चों तो यहां पे हमें क्या करना है, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए होगा तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना है, ए बी वेक्टर का क्रॉस लेंगे ए सी वेक्टर के साथ और इसका मॉड लेकर के हाफ करेंगे। तो ये जो एरिया आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वो हमारा होता है हाफ ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। इस फॉर्मूले को भी आप नहीं भूलना है क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका वेक्टर का प्रिपरेशन जो है बच्चों, अगर आप सारे क्वेश्चंस को अगर कर लोगे तो मेरे हिसाब से इससे बाहर आपका वेक्टर क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो बच्चों आज हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है बच्चों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लो, ताकि जो भी अभी हम एग्जाम के टाइम में जो भी वीडियो अपलोड करें आपको वो डायरेक्ट मिल जाए बच्चों और टाइम पे मिल जाए, ठीक है बच्चों। और बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट जरूर करो बच्चों, आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा बच्चों, ठीक है बच्चों। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर कर दो ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।